नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन इस सत्याग्रह की आज आखिरी रात है। राहुल ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लाल टोपी यूपी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए रेड अलर्ट, पीएम मोदी के बयान पर सपा का पलटवार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली की सीमाओं से लौटने पर किसानों का स्वागत करेगा पंजाब। चरणजीत चन्नी ने कहा, यह लोगों की जीत है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। किसान आंदोलन इस सत्याग्रह की आज आखिरी रात है। राहुल ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, किसान दिल्ली की सीमाओं पर स्थित अपने प्रदर्शन स्थलों को शनिवार को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वे अन्याय को हिम्मत से हराएंगे। सिंघू सीमा पर विरोध प्रदर्शन स्थल का बड़ा हिस्सा शुक्रवार को खाली पड़ा था, क्योंकि कई किसानों ने अपना सामान समेटा और अपने ट्रैक्टर से घर चले गए। वहीं कुछ किसानों को तंबू हटाने में काफी समय लगा, जो उन्होंने पिछले साल लगाया था। राहुल ने #फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ ट्वीट किया, इस सत्याग्रह की आज आखिरी रात है। अन्याय के अंधेरे को हिम्मत से हराएंगे, न्याय की राह पर यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वो किसानों को न्याय के लिए पूरा समर्थन देगी। पार्टी उनके मुद्दों को संसद के अंदर और बाहर उठाती रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लाल टोपी यूपी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए रेड अलर्ट, पीएम मोदी के बयान पर सपा का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सपा की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बीजेपी ने 2014 में हिंदू मुस्लिम को चुनावी मुद्दा बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन 2022 का चुनाव धर्म के मुद्दे पर नहीं होगा। यह चुनाव विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, क्योंकि बेरोजगारी हिंदू मुस्लिम नहीं होती। किरणमय नंदा ने पीएम नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी क्रांति और परिवर्तन की पहचान है, इसलिए लाल टोपी यूपी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए अलर्ट है। सपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीते शुक्रवार को संभल में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे थे। समीक्षा बैठक के बाद किरणमय नंदा ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। नंदा ने 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी। पीएम मोदी ने गोरखपुर रैली में जनता को संबोधित करते हुए यह बयान दिया था, जिसे पीएमओ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया गया था। इसके बाद से ही इस बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की सीमाओं से लौटने पर किसानों का स्वागत करेगा पंजाब। चरणजीत चन्नी ने कहा, यह लोगों की जीत है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार शनिवार को दिल्ली की सीमा से लौटने पर किसानों का स्वागत करेगी, जहां उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर विरोध प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री ने किसानों, खेत मजदूरों और उनके नेताओं को बधाई देते हुए शुक्रवार को कहा कि यह लोगों की जीत है और समाज के विभिन्न वर्गों की एकता है, जिसने केंद्र को कठोर काले कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया है। चन्नी ने कहा कि लगभग 1 साल तक किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देने के बावजूद बीजेपी नेता अब किसानों की जीत को भुनाना चाहते हैं और पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों में इसे चुनावी कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान और जनता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उसके नेताओं के धैर्य की परीक्षा के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए आसान जीत नहीं थी, क्योंकि उन्हें केंद्र के अहंकार की भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की जान चली गई है। चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार ने 350 मृत किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी और वित्तीय सहायता भी दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, भूपेश बघेल और कमलनाथ भी जयपुर में भरेंगे हुंकार। जी हाँ दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस 12 दिसंबर को जयपुर में बड़ी रैली करने जा रही है। रैली को राहुल गांधी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसी के चलते इसमें दल के ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद इसे 2023 की तैयारी कहा जा सकता है। रैली को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को लेकर जयपुर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 12 दिसंबर को विद्याधर नगर स्टेडियम रैली स्थल में होने वाली इस रैली में भारी भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते महंगाई के खिलाफ जयपुर रैली के लिए छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी रवाना हो चुके हैं।
राष्ट्रव्यापी रैली में बड़ी संख्या में शामिल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी आज जयपुर के लिए रवाना होंगे। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और प्रेमसाय सिंह टेकॉम भी जाएंगे। हालांकि विधानसभा सत्र के चलते ज्यादातर मंत्री इसमें शामिल होने नहीं जा सके। रैली में शामिल होने एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल एवं अन्य प्रकोष्ठ के लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता एवं संगठन के पदाधिकारी रवाना हुए हैं। रैली में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर खास फोकस होगा। प्रदेश भर में लगे रैली के होर्डिंग पोस्टर में राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा दिखाया गया है। रैली में कांग्रेस देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ हमले की तैयारी में है। पार्टी का रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। इसके लिए राजस्थान सरकार के सभी मंत्री और पार्टी अधिकारियों के साथ कमलनाथ और भूपेश बघेल भी हुंकार भरेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन, महाराष्ट्र में नए मामलों से बड़ी चिंता। मुंबई में आज और कल के लिए धारा 144 लागू, ये होगी पाबंदी। जी हां दोस्तों, नए कोविड-19 वेरिएंट ओमाइक्रॉन के प्रसार पर बढ़ती चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है और एहतियातन मुंबई में रैलियों व भीड़ न लगाए जाने को लेकर एक्शन लिया है। मुंबई में बड़ी सभाओं को रोकने के लिए 11 और 12 दिसंबर के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें रैलियों, मोर्चों, जुलूसों आदि पर रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए, जिनमें एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। 7 मामलों में से 3 मुंबई में, 4 पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सामने आए। 48, 25 और 37 वर्ष की आयु के 3 पुरुष क्रमशः तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जबकि 4 अन्य मरीज नाइजीरियाई महिलाओं के संपर्क में आए थे, जो 6 दिसंबर को नए संस्करण से संक्रमित हुई थी। 7 में से 4 बिना लक्षण वाले हैं, जबकि 3 में हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं। इन नए मामलों में से 4 को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। 1 को कोविड-19 के खिलाफ एकल खुराक दी गई है और 1 का टीकाकरण नहीं हुआ है। बता दें कि बच्चा टीकाकरण के लिए पात्र नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र में अब तक कुल 17 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। 26 नवंबर को हू ने नए कोविड-19 वेरिएंट B1.1529 का नाम दिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के रूप में पाया गया है। WHO ने ओमिक्रॉन को चिंता के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के बूथ जीतो प्लान के जवाब में अब अखिलेश की सपा बूथ फतह की रणनीति पर करेगी काम। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति के चाणक्य के तौर पर जाने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बूथ जीतो प्लान के जवाब में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी बूथ फतह की रणनीति तैयार की है। सपा ने बूथ पर फोकस करें, यही जीत का मंत्र नारा दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में पूरे प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों, शहर और जिलाध्यक्ष के साथ बूथ मजबूती के टिप्स देंगे। दूसरी तरफ मेरठ में 71 विधानसभा क्षेत्रों को साधने के लिए 25,000 बूथ अध्यक्षों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रूबरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बूथ मजबूत करने की रणनीति को पुख्ता कर फतह करती रही है। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वो बूथ पर खास जोर दे रही है। बूथ जीतो के प्लान के तहत बीजेपी ने सीनियर नेताओं को यूपी के कई हिस्सों में बांटकर जिम्मेदारी दी है, जिसमें यूपी वेस्ट का प्रभारी अमित शाह को बनाया गया है। उसी के क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को मेरठ आकर वेस्ट यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे। इसमें करीब 25,000 बूथ अध्यक्ष शिरकत करेंगे। शुक्रवार को बीजेपी सीनियर नेताओं ने बूथ सम्मेलन की कामयाबी के लिए रणनीति बनाई और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की ही रणनीति से उसे घेरने का प्लान बनाया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिनेश गुर्जर के मुताबिक शनिवार को ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में सभी 403 विधानसभा सीटों के जिला और शहर अध्यक्षों को लखनऊ बुलाया है। इस सम्मेलन का एजेंडा हर हाल में बूथ फतह करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाए जा सके, बीजेपी को फर्जी वोटिंग करने से रोका जा सके। अपनी तैयारी में पार्टी अब अधिकतम समय बूथ पर देने की योजना पर काम करेगी। माना जा रहा है कि सपा और बीजेपी में इस बार बूथ पर सियासी जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं को भेजा संदेश, जल्द बिहार में आकर लेंगे आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव ने बेहद गुपचुप तरीके से दिल्ली में शादी कर ली, लेकिन अब उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी और उनकी दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को संदेश भेजा है कि वो जल्दी ही पटना आकर उनका आशीर्वाद लेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव की शादी में आरजेडी के किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। तेजस्वी और रिचेल की शादी 9 दिसंबर को दिल्ली में हुई, जिसमें लालू परिवार समेत परिवार के बेहद करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे।
बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पटना में एक रिसेप्शन दे सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 14 दिसंबर से खरमास का महीना शुरू हो रहा है। हिंदू रीति रिवाज से इसमें शुभ कार्य नहीं होते। ऐसे में तेजस्वी अपनी नई दुल्हन रेचेल, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ 12 दिसंबर को पटना आ सकते हैं। आरजेडी के सूत्रों ने बताया कि लालू परिवार तेजस्वी और रेचेल की शादी को लेकर पटना में रिसेप्शन पार्टी देने पर विचार कर रहा है, लेकिन इसके लिए खरमास के महीने के खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। 14 जनवरी को खरमास का महीना खत्म होगा। तेजस्वी ने अपनी पुरानी दोस्त रेचेल से शादी की है। दोनों की दोस्ती डीपीएसआर के पुरम में पढ़ाई के दौरान हुई। ये दोस्ती तेजस्वी के स्कूल छोड़ने के बाद भी जारी रही। तेजस्वी यादव 3 दिसंबर को बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र अटेंड कर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने कहा था 2-3 दिनों में पटना लौटेंगे, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वे अकेले नहीं बल्कि अपनी दुल्हन के साथ लौटेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रैली छोड़कर चले गए लोग, बोले हमें झूठ बोलकर बुलाया। जी हाँ दोस्तों, यूपी में सरकार बनाने का दावा कर रही बीजेपी की फजीहत जमीन पर किस कदर हो रही है, 24 घंटे के भीतर आए इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। बुलडोजर की संस्कृति दिखकर सरकार में आने का दावा कर रही बीजेपी के कार्यक्रम में आए भीड़ लौट जा रही है। कहीं पीएम के कार्यक्रम में भीड़ लाने के लिए रोडवेज की सैकड़ों बसों को लगाना पड़ रहा है। कहीं बीजेपी अध्यक्ष के कार्यक्रम में महिलाओं को झूठ बोलकर बुला रहे हैं नेता। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में ऐसे 2 मामले मीडिया के सामने आए हैं। सबसे ताज़ा मामला बलिया के रसड़ा का है। महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें मीटिंग की बात कहकर बुलाया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल करेंगे यूपी चुनाव को लेकर अहम बैठक, अपनी सेना को देंगे जीत का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार 11 दिसंबर शनिवार को अपनी सेना को जीत का मंत्र देंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला, महानगर व विधानसभा अध्यक्षों की एक अहम बैठक शनिवार को प्रदेश कार्यालय में बुलाई है। इसमें अखिलेश अपनी टीम की चुनाव तैयारियां परखने के साथ ही संगठन को नए सिरे से धार देंगे। वे चुनाव में भाजपा से लड़ने के लिए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रहे हैं। अखिलेश अपनी पार्टी के लिए प्रचार के दौरान जनता के मूड को देखते हुए चुनाव के लिए एजेंडा भी सेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को भी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा व जयंत चौधरी की रालोद के साथ पहले ही समझौता कर चुके हैं। अब संगठन को कसने के लिए शनिवार को प्रदेश भर के जिला, शहर व विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। इसमें सपा अध्यक्ष जिला, विधानसभा व ब्लॉक कमेटी के गठन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। विधानसभा की सेक्टर कमेटियों व बूथ कमेटियों के गठन की विस्तृत जानकारी लेंगे। सपा अध्यक्ष प्रत्येक विधानसभा में जोड़े गए व काटे गए मतदाताओं की प्रगति की भी जानकारी अपनी टीम से लेंगे। प्रत्येक जिले व महानगर में फ्रंटल संगठन की क्या स्थिति है, इसकी भी समीक्षा करेंगे। सपा अध्यक्ष अपनी टीम को यह भी बताएंगे कि आगामी चुनाव में भाजपा से किस तरह सतर्क रहकर अपना काम करना है। इंटरनेट मीडिया पर चल रही अफवाहों की जानकारी तत्काल प्रदेश की टीम को देने के निर्देश भी देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड, अभी जेल में ही कटेंगे मंत्री के बेटे के दिन, आशीष मिश्रा की जमानत पर अब 6 को होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों को एसयूवी से कुचल दिए जाने के आरोप में 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही अपने रात दिन काटने होंगे। कोर्ट ने आशीष की जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 जनवरी को तय की है। गौरतलब है कि पिछले 3 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे 4 किसानों को एसयूवी कार से कुचल दिया गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार, ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ता की जान गई। लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार सहित कुल 8 लोग मारे गए थे। किसानों को कुचलने वाली एसयूवी के काफिले में कुल 3 कारें थीं। पता चला कि इनमें से एक कार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की थी। इसके पहले 29 नवंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एस. पवार ने राज्य सरकार को 10 दिन में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था। आशीष की जमानत इसके पहले सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में भी आशीष को राहत नहीं मिली। आशीष की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने सुनवाई की। इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री आशीष सहित कुल 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रदेश सरकार ने लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी ने मंत्री के बेटे सहित 12 अन्य आरोपियों की पहचान की थी। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से आशीष सहित सभी 13 आरोपी जेल में हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा का बड़ा आरोप, मेरठ रैली में अखिलेश यादव की सुरक्षा में योगी सरकार ने बरती कोताही।
जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा ने पिछले दिनों मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा आयोजित जनसभा में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में कोताही बरतने का योगी सरकार पर आरोप लगाया है। सपा के प्रवक्ता फखरुद्दीन हसन चांद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि मेरठ रैली में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी की मेरठ रैली में हमारे नेता की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा के नाम पर एक सीओ की ड्यूटी थी, वो भी नदारत थे। हसन ने कहा कि मंच के चारों तरफ से हजारों की भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने सरकार से अखिलेश के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की मांग करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी सरकार को चेतावनी देती है कि हमारे नेता की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। साथ ही उन्होंने मेरठ की रैली में सपा अध्यक्ष की सुरक्षा में लापरवाही बरते जाने की जांच कराने की भी मांग की। हसन ने कहा, डीजीपी यूपी से निवेदन है कि पूरे मामले का संज्ञान लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उल्लेखनीय है कि गत 7 दिसंबर को सपा रालोद गठबंधन के तहत पहली रैली मेरठ में आयोजित की गई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने पहुंचे दोनों बेटे, यूपी चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बांदा की जेल में बंद माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी ने आज अपने दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने के बाद अब्बास ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा और 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी बांदा मंडल कारागार में बंद है, जहां उससे मिलने के लिए दोनों बेटे पहुंचे थे। पिता से मुलाकात करने के बाद मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और अंसारी परिवार के साथ ज्यादती की जा रही है, लेकिन ये चीज अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दमनकारी नीति वाली सरकार का 22 में खेल खत्म होगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और एक जनप्रतिनिधि के साथ बर्बरता की जा रही है। इसके लिए हम न्यायालय में सभी चीजें लिखित में देने वाले हैं। आने वाले वक्त में सभी को जवाब दिया जाएगा और सत्ता परिवर्तन भी तय है। वहीं 2022 में चुनाव लड़ने के सवाल पर अब्बास ने कहा कि चुनाव जरूर लड़ा जाएगा और हम मिलकर इस सरकार को हटाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजनीतिक राय और पत्रकारों को डराने के लिए ना हो राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य की शक्तियों को इस्तेमाल कभी भी राजनीतिक राय या पत्रकारों को डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश भर के राजनीतिक वर्ग को बातचीत में हो रही गिरावट को लेकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसने लेखकों और पत्रकारों को ट्विटर युग में अधिक जिम्मेदार होने के लिए कहा है। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने पश्चिम बंगाल में प्रकाशित लेखों के संबंध में एक समाचार वेब पोर्टल के संपादकों और अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए ये टिप्पणियां की। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक ऐसे देश में जो अपनी विविधता पर गर्व करता है, वहां अलग अलग धारणाएं और राय होनी चाहिए, जिसमें राजनीतिक राय शामिल होगी। ये लोकतंत्र का सार है। पीठ ने कहा कि राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल किसी की राजनीतिक राय को डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए या पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद चीजों के लिए पत्रकारों को उसका परिणाम नहीं भुगतना चाहिए। पीठ ने कहा, हालांकि ये बयान पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि वे मामलों की रिपोर्ट कैसे करते हैं, खासकर ट्विटर युग में। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने पीठ को सूचित किया कि राज्य ने अंग्रेजी भाषा वाली वेबसाइट opendia.com की संपादक नूपुर जे शर्मा, यूट्यूबर अजीत भारती और इसके संस्थापक और सीईओ समेत अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो समाज और अदालत को परेशान करने वाली बात कहने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। निस्संदेह जो संवाद आजकल हो रहा है, उसमें दुर्बलता नजर आ रही है। इस वजह से देश भर में राजनीतिक वर्ग को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। एक ऐसे देश में जो अपनी विविधता पर गर्व करता है, वहाँ अलग अलग धारणाएं और राय होनी चाहिए, जिसमें राजनीतिक राय भी शामिल होगी। वर्तमान में जारी कार्यवाही एक तरह से उसी के बारे में बात करती है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो किया है वो राजनीतिक वर्ग ने एक दूसरे के खिलाफ कहा है और वो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे याचिकाकर्ता के वकील ने प्रमुखता से बताया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी राज में गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, सबका साथ नारे से गरीब गायब अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ आम बात है। उसके सबका साथ नारे में गरीब गायब है, इसलिए गरीबों का पेट भरने वाले अनाज पर भी डाका पड़ने लगा है। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य भंडारण निगम में करोड़ों की धांधली सामने आई है। 23,148 बोरे अनाज का सीतापुर के नेरी कला केंद्र पर गबन होने की रिपोर्ट है, जिसकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए की बताई जाती है। इस डिपो से गरीबों में बंटने वाला चावल भी खराब किस्म का पाया गया है।
20-20 किलो की बोरियों में भरा गया चावल का रंग भी पीला बताया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता संरक्षित घोटालेबाजों ने गरीब बच्चों के निवाले को भी नहीं छोड़ा। मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। बच्चों को पौष्टिक आहार देने की जो व्यवस्था समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, भाजपा सरकार ने आते ही उसमें भी घोटाला कर दिया। कानपुर में भीतरगांव के एकीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहरीला मिड डे मील खाने से 50 बच्चों की हालत बिगड़ गई। ऐसी शिकायतें अन्य स्थानों से भी मिलती रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, गरीबों को राहत का झूठा दिखावा करने वाली भाजपा सरकार की संवेदनशीलता चरम पर है।